YouTube पर पहली बार आप लोगों के लिए MPPSC के सभी 6 पेपर की तैयारी। इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाएं। हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद विज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटी के 3 मार्कर। तो प्रश्न आप सभी के सामने है। पहला प्रश्न है एक्सप्लेन आर्टिकल 19 मतलब कि अनुच्छेद 19 को समझाना है। दूसरा प्रश्न है व्हाट इज 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मतलब कि 97वां संविधान संशोधन क्या है ये बताना है। और आखिरी प्रश्न है 5th शेड्यूल मतलब कि 5वीं अंक सूची के बारे में इसमें लिखना था। आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बच्चों की कॉपी के साथ देखेंगे, डिस्कशन करेंगे आंसर राइटिंग का और उसी के थ्रू समझेंगे कि किस तरह से हमको अपना आंसर राइटिंग लिखना चाहिए और किस तरह से जो कमियां हैं उनको हम दूर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो ये एक बच्चे की कॉपी है। अनुच्छेद 19 को समझाने का बोला गया था, तो इन्होंने इसमें लिखा है कि अनुच्छेद 19 के तहत लिखित और मौखिक रूप से अपना मत प्रकट करने हेतु अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का प्रावधान किया गया है। तो ये इसका मेन है कि आर्टिकल 19 में क्या दिया हुआ है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी हुई है हमारे आर्टिकल 19 में। इसके आगे हम देखेंगे आर्टिकल 19 के अंदर आने वाले जो भी स्वतंत्रताएं हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है। 19A बता दिया बोलने की स्वतंत्रता है, 19B बता दिया सभा करने की या असेंबल करने की स्वतंत्रता है, उसके बाद 19C बता दिया संघ बनाने की भी स्वतंत्रता है, D बता दिया। इसी तरह से इन्होंने सारी की सारी जो भी आर्टिकल 19 के अंदर जितनी स्वतंत्रताएं आती हैं वो सारी इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। ठीक है, तो यही सारी चीजें हमको यहाँ पर लिखनी थी। बस इन्होंने यहाँ पे मिस क्या कर दिया है, इन्होंने यहाँ पे मिस कर दिया है कि इसमें जब ओरिजिनली टाइम की हम बात करेंगे तो यहाँ पर 7 स्वतंत्रताएं थी, लेकिन अगर हम बात करें तो अभी 6 हैं। क्यों? क्योंकि एक यहाँ से हटा दी गई। एक कौन सी हटा दी गई? राइट टू प्रॉपर्टी मतलब कि संपत्ति का जो अधिकार था उसको यहाँ से हटा दिया गया। अब हटा के इसको रख दिया गया लीगल राइट में। कब हटाया गया तो ये भी याद रखना है, 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हटाया गया। ये कब हुआ था? 1978 में हुआ था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, जो इसमें मिसिंग थी इन्फॉर्मेशन वो मैंने आप सभी को दे दी है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो 97th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है उसके बारे में यहाँ पे बताना है। तो इन्होंने इसके बारे में बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये बता दिया है कि इस संशोधन के द्वारा सहकारी समितियों को एक संवैधानिक स्थान व संरक्षण प्रदान किया गया। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है, इन्होंने यहाँ पे लिख दी। उसी के साथ में इसमें 3 बदलाव हुए थे, 3 प्रोविजन यहाँ पर आए थे। तो उन प्रोविजन के बारे में इन्होंने बता दिया। पहला तो ये बता दिया कि सहकारी समितियां जो हैं वो हमारे जो फ्रीडम है मतलब कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसमें इनको ऐड कर दिया गया। तो 19(1) गा अनुच्छेद में ऐड कर दिया गया। दूसरा उन्होंने यहाँ पे लिख दिया है राज्य की नीतियों और सरकारी समितियों को बढ़ावा देने के लिए 43 लिखा हुआ है। इसको अगर आप और स्पेसिफिक लेकर जाएंगे तो 43B कर सकते हैं आप इसको। और उसी के साथ में लास्ट उन्होंने यहाँ पे बता दिया है कि जो सरकारी समिति है उसके नाम से हमारे यहाँ पे भाग 9B बनाया गया जिसे संविधान में जोड़ा गया। तो ये 3 बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें थी जो उन्होंने यहाँ पे कवर की है। ये पूरा आंसर इसी तरह से लिखना था और ये आंसर परफेक्ट है। ठीक है, ये 3 बदलाव आप सभी को याद रखने हैं। मेन है एक तो आपको 19(1) का C पोर्शन याद रखना है। ठीक है, मौलिक अधिकार बना दिया गया सहकारी समितियों को। दूसरा आपको याद रखना है कि 43B इसमें ऐड किया गया। ये कहां पर था? हमारे राज्य नीति निर्देशक तत्वों में। उसी के साथ में लास्ट आपको यहाँ पे बोला जा रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में 9B जोड़ा गया, एक भाग नया। ठीक है, तो ये सारी चीज आपको याद रखनी है। अब बढ़ते हैं आखिरी प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न था 5th शेड्यूल के बारे में हमें यहाँ पे बात करनी थी। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो 5वीं अनुसूची है वो किससे डील करती है। तो डील करने की अगर हम बात करेंगे तो ये डील करती है यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ द शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब कि अगर हम इसको बोले तो अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है ये। उसी के साथ में ये भारत के सभी स्टेट में अलाउड है। यहाँ पे एक कॉमा आएगा, भारत के सभी स्टेट में अलाउड है और केवल 4 स्टेट है जिनमें ये अलाउड नहीं है मतलब कि आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये इसके अंडर नहीं आते। आपको ये याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। उसी के साथ में आप सभी को पता होना चाहिए कि किसी भी एरिया को शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब डिक्लेयर करने का अधिकार केवल भारत के राष्ट्रपति के पास होता है। अगर हम यहाँ पे स्टेट की बात करें तो ये पूरा एरिया गवर्नर के अंडर में आता है और गवर्नर राष्ट्रपति के अंडर में ही सारे काम यहाँ पे करता हुआ आपको दिख जाता है। मेन चीजें आपने यहाँ पे डिस्कस करी। इनका एक चीज मुझे सबसे अच्छा लगा जो इन्होंने यहाँ पे डिस्कस कर दिया है वो है यहाँ पर
इन्होंने ये बता दिया है कि 5th शेड्यूल में क्या क्या है। ये इन्होंने थोड़ा सा ब्रीफ डिस्कशन दे दिया है यहाँ पर कि आप इसके आगे अगर आपको 100 वर्ड्स में मेंशन करना है तो आप किस तरह से इस चीज़ को आगे कर सकते हैं। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी। जैसे कि इन्होंने बता दिया है एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल बता दिया, फिर लॉ एप्लीकेबल टू शेड्यूल एरिया बता दिया, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल भी बता दिया, डिक्लेयर ऑफ दिस शेड्यूल्ड एरिया, ये सारी चीज़ें इन्होंने यहाँ पर बता दी कि जो कि एक 5वीं अनुसूची में क्या क्या चीज़ों को रखा गया है। ये सारी चीज़ें भी इन्होंने बहुत अच्छे से यहाँ पे बता दिया है। तो आप सभी के सामने ये जो प्रश्न थे, आज मैंने कॉपियाँ जितनी भी डिस्कस की हैं वो सारी की सारी बच्चों की ही कॉपियाँ हैं और मैं ये कॉपियाँ आप सभी के साथ इसलिए डिस्कस करना चाह रही थी, आपको पता चलेगा कि बच्चों की आंसर राइटिंग लिखते लिखते उनके जो कंटेंट है वो कितना अच्छा हो गया, लिखने का तरीका भी कितना अच्छा हो गया है। जो सारी चीज़ें अब मैं एक क्वेश्चन को पढ़कर दिमाग में सोचती हूँ, जितना स्ट्रक्चर मैं दिमाग में बना पाती हूँ, जितना मुझे लगता है कि ये होना चाहिए, वो सारी की सारी चीज़ें आप लोग अपने आंसर में लिख रहे हैं। ये बहुत अच्छा है और इसी तरह से अपने आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखिएगा। अगर आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।